जय हिंद मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हिंदी स्टडी विद एडी पर। तो मैं इस वीडियो में आप सभी को चैप्टर 1 का 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बताने वाला हूं। और मैं आप सभी को चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का 50 मैं करा चुका हूं। और पार्ट 2 वीडियो में ही मैं कह दिया था कि मैं चैप्टर 1 का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का कराऊंगा, तो मैं ला चुका हूं। आप सबका इंतजार खत्म हुआ है। तो आज मैं आप सभी को 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बताऊंगा। और उन सभी को अगर कर लेते हो मेरे दोस्त, तो आप सबका चैप्टर 1 से पीवाईक्यू क्वेश्चन पूरा खत्म है, मान लीजिए। तो मैं आप सभी को झारखंड बोर्ड अधिकतर समय पीवाईक्यूज क्वेश्चन से ही पूछती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो ये क्वेश्चन झारखंड बोर्ड सेक्शन बी में पूछ देता है। और आप सभी को बता दें कि सीबीएसई बोर्ड में भी यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए, सीबीएसई बोर्ड 2020 में, 2022 में और सैंपल पेपर 2023 में ये क्वेश्चन पूछी है। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। और आप सभी को ये आंसर रटवाऊंगा नहीं, पूरे समझाऊंगा, वो भी अच्छे तरीके से। और इसको याद करने का भी टिप्स मैं दूंगा। और शॉर्ट इसमें कैसे याद करना है उसको भी मैं बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका उत्तर को। तो इसका उत्तर है कुछ इस प्रकार से कि जब मैग्नीशियम रिबन को चांदी जैसी पट्टी होती है, मैग्नीशियम रिबन में कैसा होता है, जो चांदी जैसी पट्टी होती है, को खुला हवा में जब रखा जाता है तो उसका ऊपरी परत एक सफेद परत बन जाता है। उसका ऊपरी परत कैसा बन जाता है, तो सफेद बन जाता है। और ये परत मैग्नीशियम ऑक्साइड का होता है। और ये परत जो होता है ना, वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का परत होता है, जो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से बनता है। और ये मैग्नीशियम का जो ऑक्साइड बनता है, वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से बनता है। तो बाबूआ समझ गए। तो इसको मैं अच्छे तरीके से मैं समझाता हूँ अपनी लैंग्वेज में। तो मैग्नीशियम रिबन को साफ इसीलिए किया जाता है क्योंकि उसका ऊपरी परत हट जाए और वायु में वो आसानी से दहन कर सके। वही ये इसका उत्तर कहना चाहता है। तो आप सबको इस प्रकार से समझ समझ के उत्तर को स, याद करना है, जिससे कि आपका लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाएंगे। तो चलिए इसको याद करने का ट्रिक्स भी देख लेते हैं। और एक लाइन में देखो, मैग्नीशियम रिबन को इसीलिए साफ किया जाता है ताकि वो अच्छे से जल्दी से जल सके। देखो, ऐसे भी नहीं, इतना भी शॉर्ट आप याद अगर आंसर लिख देंगे तो मार्क्स बहुत कम आएंगे, जिससे कि आपको मार्क्स ज़्यादा लाने की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए आप लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन को साफ इसीलिए किया जाता है ताकि उसका ऊपरी परत हट जाए और वो वायुमंडल में ऑक्सीजन से अच्छे से अभिक्रिया करके जल सके, है ना। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। इसका संतुलित समीकरण लिखना है। बाबू, इस क्वेश्चन से, इस प्रकार का क्वेश्चन हमेशा से ही झारखंड बोर्ड पूछ देती है और वो 3 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट ईयर भी पूछा है 2024 में, और वो 3 मार्क्स का पूछ देता है। हर साल पूछता ही पूछता है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है संतुलित करने वाला। और वो इसी वीडियो के लास्ट में, मतलब जिस 7वां नंबर जो क्वेश्चन है वो यही है। इसी टॉपिक को मैं आज क्लियर करूंगा और आपका 3 मार्क्स आज पूरा कंफर्म होने वाला है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, है ना। तो ये क्वेश्चन दिया है कि हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन और हाइड्रोक्लोराइड बना रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है H2। देखो, हाइड्रोजन है, यहाँ पास H2 है, यहाँ पास, और यहाँ पास Cl2 है, क्लोरीन है Cl, है ना। और ये दोनों मिल करके क्या बना रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा, एक मिनट, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पास हाइड्रोजन होता है H2, और यहाँ पास क्लोरीन दिया हुआ है। क्या दिया है, क्लोरीन दिया है। और Cl होता है इसका सिंबल। और इसको जब हम लोग अभिक्रिया करवाते हैं तो ये बन जाता है HCl। अब देखो इसमें क्या क्या करना है। देखो, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पास 2 लगा दिए। अब देखो क्लोरीन भी यहाँ पास 2 हो गया, जिस कारण से हम लोग को क्लोरीन के आगे भी 2 लगाना होगा। तो ये क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। और इस प्रकार से आपको बैलेंसिंग करना होगा। और हम लोग ये जो समीकरण है इसको हम लोग संतुलित करते हैं
कि कौन सा नियम से, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से, है ना। तो चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेरियम क्लोराइड में प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, है ना, उसमें मिलाते हैं तो बेरियम सल्फेट बन जाता है और एल्युमिनियम क्लोराइड बनता है। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो बेरियम क्लोराइड का सूत्र होता है BaCl। BaCl और क्लोराइड है तो 2 लग गया, बेरियम क्लोराइड बन गया, और प्लस एल्युमिनियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4, है ना, उसका होल ट्वाइस लग जाता है। उसके बाद है, और अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, तो 3BaSO4 और 2Al बना रहा है ना। तो ये भी एक, इसको भी संतुलित करना है। तो यहाँ पास बी ए के आगे में 3 लगाएंगे तो यहाँ पास भी हो जाएगा, बी के आगे 3 लग जाएगा। उसके बाद क्लोरीन यहाँ पास 3 है, यहाँ पास भी 3 होना होगा। उसके बाद यहाँ पास SO4 क्या हो गया, 4 और 3 यहाँ पास ये मल्टीप्लाई होगा, तो 4 और 4 दिया 12, और यहाँ पास भी 12 होना चाहिए अभी कारक में भी। तो यहाँ पास हम लोग गिन लेते हैं, 4 और 3 यहाँ से मल्टीप्लाई होता है तो ये भी 12 हो गया। इस प्रकार से ये अभी ये जो समीकरण है ये संतुलित हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है सोडियम प्लस जल, है ना, सोडियम प्लस वाटर, है ना, H2O है, और ये बना रहा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे सोडियम Na, है ना, और प्लस से जल, जल H2O लिखेंगे। उसके बाद बना रहा है, यहाँ पास मैं लिख दिया एरो करके, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH। उसके बाद प्लस क्या रिलीज हो रहा है, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पास लिख दिया। देखो हाइड्रोजन यहाँ पास 2 है, चलो यहाँ पास भी 2 है, चलो सही है। लेकिन यहाँ पास 3 है, सॉरी, यहाँ पास प्लस जो होता है ना वो जुड़ जाता है, तो 3 हो गया, और यहाँ पास 2 ही है। तो यहाँ पास हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पास 2 लगाएंगे Na के आगे, तो यहाँ पास 2 हो गया, और यहाँ पास भी 2 हो गया, 4 हो गया टोटल। तो यहाँ पास भी हम लोग 2 लगाएंगे, तो यहाँ पास क्या हो गया, ऑक्सीजन भी 4 2 हो गया। उसके बाद देखो यहाँ पास भी ऑक्सीजन 2 हो गया, है ना। उसके बाद Na जो है वो अभी एक ही है, यहाँ पास 2 लगाएंगे जब, तब ये पूरी तरह से ये संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पास आप आंसर भी देख सकते हैं कि इसी प्रकार से वो भी संतुलित किया है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है संतुलित, है ना। मैं लॉन्ग तरह से आप सभी को बता रहा हूँ क्योंकि आपको मेन समझाना है, ना कि रटवाना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी भी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। तो X विलयन का पदार्थ का सूत्र भी बताना है, और X की जल के साथ अभिक्रिया भी बताना है। तो वो पदार्थ मतलब कोई ऐसा पदार्थ होगा जो सफेदी करने के लिए इस्तेमाल में आएगा। तो वो पता ही चल रहा है आप सबको कि चूना हो सकता है। अब चूना का सूत्र क्या है, तो चूना को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaO होता है। और हम लोग अगर उसमें पानी नहीं मिलाते हैं वो बिना बुझा हुआ रहता है, और जिसका सूत्र हो जाता है CaO। और अगर इसमें पानी मिला देते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस बन जाता है ना। तो यही पूछ रहा है कि वो पदार्थ है क्या, तो आप सब बता देंगे कि कैल्शियम ऑक्साइड है वो पदार्थ, एक्स पदार्थ का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड है, और उसका सूत्र क्या है, तो सूत्र है CaO, बिना बुझा हुआ चूना, है ना। और जब हम लोग बिना बुझा हुआ चूना में अगर पानी मिलाते हैं H2O जल, तो ये बुझा हुआ चूना बन जाता है, और उसका सूत्र क्या हो जाता है, CaOH का होल 2, है ना, वही हो जाता है इसका सूत्र। तो यहाँ पास दिया हुआ है, और उसमें जल मिला हुआ है इसलिए एक्वस है। तो इसका आंसर इसी प्रकार से हो गया, है ना। उसके बाद और क्या क्वेश्चन पूछा है, मैं आप सभी को इजी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, अपने लैंग्वेज में, ठीक है। तो इसके लिए एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा जो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। अब पूछ रहा है कि अगर लोहे का कील में अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो नहीं बता सकते, लेकिन ये पूछ देता है क्वेश्चन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में आ जाता है, तो इसको भी आपको बढ़िया से कर लेना है। तो कैसे समझना है, तो क्योंकि लोहे कॉपर
से अधिक अभिक्रियाशील होने के कारण, मतलब देखो कारण यहाँ पर स्पेलिंग गलत है, हमें आ की मात्रा र और ये होता है। तो देखो जो लोहा होता है ना वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मतलब अधिक अभिक्रियाशील होता है लोहा कॉपर से। तो वो क्या करेगा कि कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा विलयन से, है ना, और वो आयरन सल्फेट बना लेगा, जिस कारण से उसका जो रंग होगा ना, देखो यहाँ पास आयरन सल्फेट का निर्माण कर लेगा। वो क्या करेगा, कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट का निर्माण करेगा, है ना, जो कि रंग में क्या होता है, रंग के आयरन सल्फेट का रंग हरा होता है ना, तो इसीलिए इसका रंग हरा का विलयन दिखाई देता है, आयरन सल्फेट का रंग हरा हो जाता है। मतलब देखो इसको आसान से समझने के लिए देखो मैं आपको अपने लैंग्वेज से बता देता हूँ कि जब लोहा देखो अधिक रिएक्टिव एलिमेंट है और कॉपर क्या है, कम अभिक्रियाशील है। देखो कोई बड़ा लड़का है लोहा और वो छोटा लड़का है कॉपर, है ना, तो लोहा क्या करेगा, कॉपर को मार मार के हरा देगा, है ना, छोटा को हरा देगा, और उसका बोलेगा कि उसका कॉपर का जो ये रंग था वो हट जाएगा, और जो लोहा आएगा उसका रंग उस विलयन में चिपक जाएगा, है ना, तो उसका रंग क्या होगा, अलग हो जाएगा। इस प्रकार से आपको याद रख लेना है ना। मैं ट्रिक से आप सभी को याद करवा रहा हूँ, तो आप सब अच्छे तरीके से इसको समझने का कोशिश कीजिएगा, है ना। क्योंकि लोहा का जो रंग लोहा होता है वो अधिक अभिक्रियाशील है, जिस कारण से कॉपर सल्फेट को विलयन को विस्थापित कर देगा और आयरन सल्फेट बना लेगा, और जो कि रंग में हरा होता है आयरन सल्फेट, इसीलिए विलयन का रंग हम लोग को क्या दिखता है, बदल जाता है, बदलता हुआ नजर आता है या फिर बदलता हुआ दिखता है ना। इस प्रकार से बदल जाता है। यहाँ पास आप अगर समीकरण लिख देते हैं तो आपके लिए और टीचर के लिए जो आपका कॉपी जांच कर रहा है उसके लिए भी बेस्ट होता है। तो आप सब इक्वेशंस जरूर लिख दीजिएगा। Fe ये लोहा का सिंबल होता है, और Cu यानी कि कॉपर सल्फेट, और ये क्या बना रहा है, कॉपर को विस्थापित कर दिया और FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट बन जाता है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है जो कि आपको लास्ट में लिख देना है, और इसी इक्वेशंस के चलते आपको अगर टीचर इसको भी अगर नहीं पढ़ता है ना, इस इक्वेशन को अगर पढ़ लेता है तो मार्क्स मिल जाता है आपको, है ना। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर है कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों जरूरी है। आप सब एक ठो क्लास 9 में एक नियम पढ़े होंगे, और उस नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, है ना। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होता है, मतलब बीच का ये पार्ट्स होता है जो कि इम्पोर्टेंट है। देखो ऐसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों ओर का परमाणु संख्या समान होता है, मतलब दोनों ओर का परमाणु संख्या समान होता है, तो उसे संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे, है ना, कहा जाता है। वही उसी को बोलेंगे, अगर उसका अभिकारक और उत्पाद अगर बराबर होगा तो उसको हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम को संतुष्ट करने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, और करना भी जरूरी है, आवश्यक है ना। तो इस प्रकार से हमारा आंसर भी शॉर्ट है, और आपको इसको याद नहीं करना है बल्कि समझना है ना, कि ऐसा रासायनिक समीकरण को हम लोग ये रासायन अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ का परमाणु संख्या समान होता है, और उसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम भी यही संतुष्टि करने के लिए ही रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जरूरी है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस प्रकार से हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन खत्म हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो 6 नंबर का हम लोग का क्वेश्चन है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, और इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। तो हम लोग को बताना है कि सिल्वर का शोधन सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है, और इस प्रक्रिया के लिए एक समीकरण लिखना है। तो आप सभी को समीकरण लिखना भी आना चाहिए, जो कि यहाँ पास आप लोग आंसर देख सकते हैं कि जब हम लोग सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है AgNO3, है ना, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिंबल है, फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं है बल्कि समीकरण है ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पास घोल विलयन से शुद्ध चांदी यानी कि शुद्ध चांदी Ag, है ना, Ag याद रखना,
Ag जो होता है वो चांदी का सिंबल होता है, और जो Au होता है वो सोना का होता है। Au किसका होता है? वो सोना का होता है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। इसको मैं एक टिप्स भी दूंगा याद करने का। ठीक है, ये दोनों में कंफ्यूज होते हैं काफ़ी लोग, तो इसीलिए मैं इसका टिप्स भी दूंगा। ठीक है, याद करने का। उसके बाद निकलता है जो कि हम कॉपर धातु का उपयोग करते हैं। देखो, हम लोग जब सिल्वर नाइट्रेट के घोल विलयन में शुद्ध चांदी निकालनी होती है, तो हम लोग कॉपर धातु का उपयोग करते हैं। कॉपर धातु का उपयोग करते, जब सिल्वर को हम लोग निकालने हैं, शुद्ध सिल्वर को अगर निकालना होता है तो हम लोग कॉपर धातु का इस्तेमाल करेंगे, है ना। बस इसको बस इतना ही है। मतलब देखो, बस क्वेश्चन में ना जो बीच का पार्ट्स होता है ना, उसको बस आपको थोड़ा बहुत याद रखना है, बाकी का आप खुद से लिख लीजिएगा बना के। उसके बाद उसके बाद है कि कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव यानी कि क्रियाशील धातु होता है। कॉपर क्या होता है? सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव धातु होता है। कॉपर जो होता है ना, वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए ये सिल्वर को उसके नमक नमक नहीं होगा, उसके उसके क्या होता है, अ, उसके एलिमेंट से उसको क्या करेगा, हटा देगा, है ना। और वो खुद उसका जगह ले लेगा, है ना। और इसे ही हम लोग विस्थापन अभिक्रिया भी बोलेंगे, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसको अब आसान भाषा में अगर समझाते हैं तो इतना लंबा आप प्रोसेस याद नहीं रख पाएंगे, जो कि मैं आसान भाषा से मैं लिख के लाया हूँ खास आप लोगों के लिए, है ना। तो कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालते हैं, है ना। पहले हम लोग कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालेंगे। तो जब कॉपर को सिल्वर नाइट्रेट के घोल में डालेंगे, तो कॉपर क्या करेगा, सिल्वर को उसके घोल से बाहर निकाल देगा। देखो, अब क्या है, कॉपर बड़ा है और सिल्वर क्या है, छोटा है। तो क्या करेगा कॉपर, क्या करेगा, कॉपर का घोल वो क्या करेगा, सिल्वर का घोल को बाहर निकाल देगा, है ना। सिल्वर का जो घोल है उसको बाहर निकाल देगा, है ना। वही बोलना चाह रहे हैं मैं, और ये क्वेश्चन का आंसर भी। उसके बाद है कि सिल्वर ठोस रूप से बाहर आ जाता है। सिल्वर कैसे आता है, किस रूप में? तो ठोस रूप में बाहर आ जाता है, और नीचे क्या करता है, बैठ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का है कि कॉपर खुद घुल कर कॉपर नाइट्रेट बना लेता है। कॉपर क्या करता है, खुद घुल जाता है और कॉपर नाइट्रेट के रूप में बन जाता है। और यही तो हम लोग को समझाना था, मतलब यही तो हम लोग को क्या करना था, लिखना था कि कॉपर का जो धातु होता है वो विस्थापित किया जाता है, और इस प्रक्रिया को के लिए अभिक्रिया लिखना था। तो इस प्रकार से हमारा छठा नंबर का जो क्वेश्चन है वो खत्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का जो क्वेश्चन आने वाला है, उसके लिए आप सब तैयार हो जाइए, और आपका 3 मार्क्स इसमें कंफर्म होने वाला है ना। आपको आसानी से समझ में आ जाएगा मैं जिस तरह से समझाने वाला हूँ। हीट एंड ट्रायल मेथड बहुत ज़्यादा आसान होता है, जो कि आप सबके लिए 3 मार्क्स कंफर्म करता है। और इसमें देखिए, वर्ष 2024 में पूछा है, 2023 में भी आया है, 2022 में भी आया है, और 2021 में भी, 2020 में भी, 2019 में भी, और 2018 में भी पूछा है ना। तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है वो Fe है, और यहाँ H2O है। H2O जल है। जब Fe यानी कि फेरस लोहा के साथ अगर जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे, तो वो बना लेगा Fe3O4, और क्या होगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा, H2 गैस रिलीज होगा। तो इसमें देखो यहाँ पास कि यहाँ पास क्या क्या, देखो यहाँ पास Fe के साथ 3 है, और यहाँ पास Fe के साथ बस एक ही है, मतलब कुछ नहीं है, सबका मालिक एक है। ठीक है, तो यहाँ पास 3 है, तो यहाँ पास कुछ नहीं है, मतलब एक है ना। तो यहाँ पास भी हम लोग को 3 बैठाना होगा, और जब हम लोग 3 बैठाएंगे, तो चलो हम लोग 3 बैठा ही लेते हैं, है ना। अब देखो, यहाँ पास ऑक्सीजन 4 है, और यहाँ पास ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ पास ऑक्सीजन केवल एक है। आगे में देखना है, आगे में कुछ नहीं है, मतलब एक है। यहाँ पास ऑक्सीजन 4 है, तो यहाँ पास भी ऑक्सीजन 4 बैठा दिए। अभी क्या हो गया, हाइड्रोजन देखो, 4 दूनी 8 हो गया। यहाँ पास हाइड्रोजन देखो बस 2 ही है, मतलब यहाँ पास भी 4 बैठाना होगा। और जब हम लोग यहाँ पास, 1 मिनट, इरेज कर देते हैं, अच्छे से लिख देते हैं आप सबके लिए। यहाँ कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ भी कितना हो गया, 4H2 हो गया, है ना। तो 4 दूनी 8 यहाँ हो गया, 4 दूनी 8 हो गया यहाँ, और यहाँ पास भी 8 हो गया,
तो यहाँ पास भी 8 हो गया, यहाँ पास भी 8 हो गया, दोनों तरफ बराबर है हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पास Fe क्या है, 3 है, यहाँ पास Fe क्या है, 3 है, यहाँ पास क्या है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ पास भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इस प्रकार से हमारा जो दोनों तरफ का अभिक्रिया है वो पूरी तरह से संतुलित है। अब हम लोग यहाँ पास देखिए, यहाँ पास दिया हुआ है, समझो पहले, है ना। यहाँ पर समझने के लिए बोल रहा है कि लोहा लोहा और पानी जब मिलता है तब मिल करके एक नया पदार्थ बनाता है जो कि Fe3O4 है, यानी कि लोहा का ऑक्साइड है। और हाइड्रोजन गैस क्या होता है, रिलीज होता है, ठीक है, गैस है एक प्रकार का। उसके बाद हम लोग कैसे इसको संतुलित करते हैं उसके बारे में बता रहा है कि दाएं तरफ Fe3 है और बाएं तरफ 3Fe करना होगा। मैंने जो बताया कि 3Fe करना होगा, ठीक है, वही बता रहा है ये भी। उसके बाद क्या है, दाएं तरफ 4H2 है और बाएं तरफ 4H2O करना है, ठीक है, 4H2 करना है। ये मैंने बहुत आसान क्वेश्चन उठाया ये वाला, बेसिकली आप सभी को समझाने के लिए, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये वाला जो समीकरण है वो संतुलित हो गया है, आप सब देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, आपको प्रैक्टिस करा देते हैं और भी क्वेश्चंस। देखो यहाँ पास Na सोडियम है और जल के साथ जब अभिक्रिया कर रहा है तब वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH बना रहा है और क्या कर रहा है, ये भी हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा है। पहले वाला क्वेश्चन में भी हाइड्रोजन गैस ही रिलीज कर रहा था, समझो पहले इसको, है ना। सोडियम Na होता है और पानी में मिलाते हैं तब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड NaOH और बनता है और हाइड्रोजन गैस क्या करता है, निकालता है। तो संतुलित कैसे किया, तो दोनों तरफ क्या किया, 2Na। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, ये इसको छोड़ो, इसको मैं बाद में बताऊंगा जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पास Na है, Na हो गया, सोडियम एक है, चलो सोडियम पहले समीकरण को ही लिख लेते, प्लस H2O, है ना। और ये अभिक्रिया कर रहा है, तीर का निशान जरूरी है ना। NaOH और प्लस में H2 गैस रिलीज कर रहा है ना। इस प्रकार से लिखा हूँ मैं। तो यहाँ सोडियम एक है, चलो सोडियम एक है, चलो मानते हैं दोनों तरफ सही है। देखो ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ ऑक्सीजन एक है, चलो ये भी मानते हैं सही है। लेकिन हाइड्रोजन देखो, यहाँ यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 3 है, 2 और प्लस एक 3 है, और यहाँ पास हाइड्रोजन बस 2 है। तो इसके आगे भी 2 लगाना होगा बबुआ, इसके आगे भी 2 लगाना होगा। तो यहाँ पास हम लोग एक नहीं लगा सकते, तो 2 ही लगाना होगा। तो यहाँ पास अगर 2 लगाते हैं तो ये 4 हो जाता है और ये 3 हो जाता है, कैसे होगा, तो यहाँ पास 2 लगाते हैं, तब यहाँ पर सोडियम भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया। तो चलो सोडियम के आगे भी 2 लगा देते हैं, जिससे कि ये देखो, ये भी ऑक्सीजन भी 2 हो गया, यहाँ हाइड्रोजन भी 2 और 2 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 और 2 4 हो गया, ठीक है। और Na कितना है, 2 हो गया, Na भी 2 है। चलो अब क्या है, ये रासायनिक जो समीकरण मैंने बनाया था वो संतुलित हो गया। इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पास 2Na हो गया और 2H2O, यहाँ पास 2NaOH और प्लस में H2, मैंने जो बताया वही समीकरण है, देखा। तो आपको इसमें करना क्या था, तो देखो सोडियम और पानी मिलाते हैं तब सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, निकलता है। कैसे संतुलित किया, तो दोनों तरफ 2Na और ऑक्सीजन के आगे 2 लगा देना है, जिससे कि ऑक्सीजन भी 2 हो गया था, है ना। तो 2 हाइड्रोजन गैस के आगे में 2 लगा देना है, 2 होना चाहिए था। तो वो इस प्रकार से बन गया, आंसर समीकरण बन गया। मैं आपको कर करके समझा रहा हूँ, तो इसके इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है तीसरा नंबर, Zn प्लस HCl, है ना। Zn एक क्या है, धातु है, जिंक है, और जिंक, और जब HCl एक अम्ल होता है जो कि हमारे सबके पेट के अंदर पाया जाता है और वो एक अम्ल होता है, ठीक है। और जो ZnCl जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस इसमें भी रिलीज कर रहा है, ठीक है। इसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, तो बैलेंसिंग करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं पहले भी बता चुका हूँ और अभी मैं बता रहा हूँ, काहे कि ये 3 मार्क्स फिक्स करता है आप सबका, है ना। तो इसका मैं बता देता हूँ किस प्रकार से मैं करूँगा। तो पहले Zn लिख लेता हूँ और प्लस में HCl, और बना रहा है क्या, ZnCl, ZnCl2 और प्लस में
हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है, हाइड्रोजन गैस, है ना। तो Zn यहाँ पास एक है, चलो यहाँ पास भी एक है, चलो सही है। अब देखो यहाँ पास हाइड्रोजन एक है, यहाँ पास हाइड्रोजन दो है। अब ये कैसे संतुलित हुआ? तो ये गलत है, ये संतुलित नहीं है। तो यहाँ पास हम लोग दो लगा देंगे। कई बार एग्जामिनर ऐसा भी होता है ना कि आपको संतुलित किया हुआ दे देगा और बोलेगा संतुलित करो, तो आपको चेक कर लेना अच्छी तरीके से कि ये संतुलित पहले से ही तो नहीं है, और वो घबराते हुए रहेगा कि कहाँ पास चेंज करना, कहाँ पास चेंज करना, ऐसा। तो इसीलिए आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। और यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, दो हो गया। तो यहाँ पास क्लोरीन भी क्या हो गया, दो हो गया, जो कि यहाँ पास क्लोरीन पहले से ही दो है, तो ये संतुलित हो गया। उसके बाद देखो Zn, Zn क्या है, एक है, तो Zn यहाँ भी एक है। तो कुल मिला के ये जो अभिक्रिया है, तो ये संतुलित हो चुका है, आपको और कुछ नहीं करना है। तो इसका आंसर भी मिला लेते हैं। चलिए चलिए, एक मिनट, ये कट हो गया, कोई नहीं, मैं आपको आंसर की ओर ले चलता हूँ। यहाँ पास देखिए Zn के जगह मैं भी कुछ नहीं लगाया था, और यहाँ पास जब मैं 2HCl लगाया तो ही वो संतुलित हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना चाहिए था, है ना, मैं नहीं किया था। इसमें बस केवल और केवल दो लगा दिया था, और जिससे कि ये हाइड्रोजन भी दो हो गया था, और क्लोरीन भी क्या हो गया था, दो हो गया था। ये देखो क्लोरीन भी यहाँ पास दो है, तो यहाँ पास भी क्या हो गया था, दो हो गया था। HCl है तो हाइड्रोजन के आगे में दो है, और क्लोरीन के आगे में दो हो गया, ठीक है। और ये संतुलित हो गया, है ना। ये लॉन्ग वीडियो बन जा रहा है, लेकिन आप सभी को मैं पूरा अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि CaCO3, यानी कि ये संगमरमर का सूत्र होता है। आप सबका एक वीडियो आएगा जो कि पूरा जितना भी इस प्रकार का जो अभिक्रिया वाला जो रिएक्शन वाला जो रहेगा, उसका मैं पूरा आप सभी को जितने भी नाम है उसका मैं पूरा प्रकार से बताने वाला हूँ। स्पेशल एक वीडियो आने वाला है, जैसे CaCO3 इसका क्या होता है, इसका संगमरमर होता है, मतलब नाम उसका बताने वाला हूँ कि वो सब समीकरण का नाम क्या है ना, सूत्र का नाम क्या है, ये सब सूत्र का नाम क्या है। जैसे CaO हो जाता है, नहीं, बिना बुझा हुआ चुना, मतलब स्पेशली जीरो से लेकर पूरा लास्ट तक मैं जहाँ तक जितना आपको सबका NCERT बुक में पढ़ना है वो सबका मैं बना दूंगा एक वीडियो में, ठीक है। CaCO3 और यहाँ पर CaO और CO2 से मिल करके बन रहा है। तो कैसे ये वाला अभिक्रिया संतुलित है या नहीं, पहले पता कर लेते हैं। CaCO3 लिख दिया, उसके बाद कैसे कैसे बन रहा है, CaO से और प्लस में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड से उपस्थित, उसी से बन रहा है ना। तो देखो बिना बुझा हुआ चुना, और इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड जब मिक्स होता है तब क्या बनता है, संगमरमर बन जाता है, CaCO3 का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर Ca एक है, चलो यहाँ पास भी Ca एक है। कैल्शियम ऑक्साइड, ऑक्साइड भी एक है, चलो यहाँ भी ऑक्साइड एक है। लेकिन 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 यहाँ पास देखो CO कितना है, CO दो है, और यहाँ पास दो है, और यहाँ पास देखो CO, यहाँ पास भी C और O, ये दो ठो है। मतलब यहाँ पास जोड़ेंगे, दो है और एक है, मतलब यहाँ पास कुछ नहीं है, यानी कि सबका मालिक एक है, यानी कि दो प्लस एक यानी कि तीन है इधर। और इधर अब देखेंगे तो इधर भी आप देखेंगे तो CO3 है, CO3। तो यहाँ पास CO की जगह कितना है, CO की जगह तीन है, और यहाँ पास भी तीन है, मतलब ये क्या है, ये संतुलित है पहले से ही। तो इस प्रकार का भी क्वेश्चन कभी कभार दे देता है एग्जामिनर, आप सभी को भटकाने के लिए कि इसको संतुलित करें, है ना। जो कि यहाँ पास देखिए आंसर भी लिखा हुआ है कि पहले से ये जो समीकरण है ये संतुलित है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, वही बोला है। और अगर इसको मान लीजिए, अगर इसको विपरीत साइड से देखा जाए तो CaO जो होता है और एक ये जो CO2 होता है, यही दोनों से मिल करके ये बनता है संगमरमर, CaCO3 का निर्माण होता है। और मैं आप सभी को पूरे साल भर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाला हूँ, इसीलिए आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, है ना, है ना। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो 5 नंबर का है। यहाँ पास क्वेश्चन ढक जा रहा था, BaCl2 और 2Na2SO4, यानी कि Na2SO4 है और BaSO4 बना रहा है और 2NaCl का निर्माण कर रहा है। तो इसको कैसे हम लोग संतुलित करेंगे, है ना। चलिए लिख लेते हैं BaCl2 और प्लस में Na
Na2SO4। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, तो यहाँ पास जगह हम लोग को कम मिल रहा है, यहाँ पास थोड़ा सा छोटा कर लिया। Na2SO4 है, आप सब समझ जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पास बना रहे हैं BaSO4 प्लस में NaCl। NaCl यहाँ पास देखेंगे तो B एक है, चलो यहाँ पास भी देखेंगे तो एक है, चलो दोनों बराबर है। अब क्या है SO4 कितना है, यहाँ भी, यहाँ एक है और यहाँ भी क्या है, एक है, चलो ये भी सही है। अब देखेंगे हम लोग सोडियम। सोडियम की जगह यहाँ पास दो लगा है, लेकिन यहाँ पास कुछ भी नहीं लगा है, मतलब क्या है, ये असंतुलित है। अब हम लोग को पता चल गया, अब असंतुलित है। अब हम लोग इसको संतुलित करने का क्या करेंगे, पूरा इसको यहाँ पास अगर 2 लगा लेते हैं, मतलब ये संतुलित हो गया। कैसे हो गया, तो देखो यहाँ पास सोडियम 2 हो गया और यहाँ पास Cl जो क्लोरीन हो गया वो भी 2 हो गया। और यहाँ पास हम लोग को पता था कि क्लोरीन यहाँ पास 2 है और यहाँ पास लेकिन एक भी नहीं था, जिसके कारण ये भी 2 हो गया। तो यहाँ पास केवल और केवल 2 लगाएं और ये संतुलित हो गया समीकरण। तो चलिए इसका आंसर भी देख लेते हैं। देखिए केवल और केवल मैंने 2 यहाँ पास आंसर है, मतलब 2 लगा दिया और आंसर बन गया। क्या बात है, देखें इस प्रकार से ही क्वेश्चंस मिलते हैं आसान आसान। मतलब देखो क्वेश्चन बड़ा है परंतु इसका आंसर बहुत छोटा है, मतलब बस 2 लगा दिए बस आंसर, और 3 मार्क्स, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा यहाँ से। मतलब टोटल 3 क्वेश्चन रहता है और 3 मार्क्स का होता है, तो 1 मार्क्स मिल गया यहाँ से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है हम लोग का 6 नंबर क्वेश्चन। Mg+O2 और बना रहा है 2MgO, है ना, MgO बना रहा है ना। तो चलिए क्वेश्चन पहले उतार लेते हैं। मेरा जो ये है वो मैं पहले क्वेश्चन उतार लेता हूँ, मेरा मेथड सबसे अलग होता है। +O2 और यहाँ पर जो बना रहा है वो है MgO। MgO का निर्माण कर रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन यहाँ 1 है, मतलब पता ही चल गया कि ये असंतुलित है। अब इसको संतुलित करने का चलिए व्यवस्था करते हैं। यहाँ पास 2 लगा लेते हैं, तो Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन तो 2 हो गया, संतुलित हो गया नहीं। अब Mg के आगे भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये अब हो गया ये संतुलित, है ना, ये बैलेंसिंग हो गया। देखो 2Mg और यहाँ पास बस यहाँ पास 2MgO लगा दिया बस। अब आंसर देखते हैं सही है क्या। तो यहाँ पास देखेंगे 2Mg और 2MgO बस, मतलब दो जगह 2 लगाया, Mg के आगे में 2 लगाया और यहाँ पास बस अभिक्रिया के बाद 2MgO के आगे में बस 2 लगा दिया, बस हो गया ये संतुलित, ठीक है। तो इसी प्रकार से आपको भी संतुलित करना पड़ेगा, है ना। तो ये सब बहुत ही आसान होता है संतुलित करने वाला। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आपको इतना सारा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो इस मेहनत के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे दोस्त। Al है एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन, है ना, और ये मिल करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम Al2O3, एल्यूमिनियम, है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है, ये दोनों मिल करके, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिल करके, O2 मिल करके क्या बना रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 का निर्माण कर रहा है। तो इसको कैसे हम लोग समीकरण को समझेंगे, तो यहाँ पास एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन मिलकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड का निर्माण कर रहा है, संतुलित कैसे करेंगे। तो मेरा कंडीशन एक ही है कि मैं पहले क्वेश्चन को उतारता हूँ। Al पहले होता है प्लस में ऑक्सीजन, उसके बाद बना रहा है Al2O3 का निर्माण वो कर रहा है। तो यहाँ पास एल्यूमिनियम 2 है, यहाँ पास भी 2 लगा दिया। अब देखो ऑक्सीजन यहाँ पास 3 है, यहाँ पास ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पास क्या लगाना होगा मेरा अभी अभी देखो कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो देखो यहाँ पास देखो, यहाँ पास 3 है, अब तो बहुत बड़ा समस्या होगी, तो कुछ समस्या नहीं हुआ। यहाँ पास ऑक्सीजन 3 है और यहाँ पास ऑक्सीजन 2 है, तो इसके भाई आगे 3 लगाना होगा और इसके आगे 2 लगाना होगा, तो ये हो जाएगा। देखो 3 और 2 कितना हो गया, 6 हो गया, और ऑक्सीजन 6 हो गया, और यहाँ पास 2 और 3 क्या हो गया, 6 हो गया। लेकिन यहाँ पास एल्यूमिनियम जो हो गया वो 4 हो गया। तब इसको क्या करेंगे हम लोग, मिटा देंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, मिटा देंगे। इसीलिए बोलते हैं पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिख लेना है। यहाँ पास 4 होगा, तो 4 एल्यूमिनियम हो गया, देखिए यही होगा आंसर। पहले हम लोग को 4 यहाँ पास बैठाएं, उसके बाद यहाँ पास 3 बैठाएं, उसके बाद यहाँ पास 2 बैठाएं,
और समीकरण संतुलित हो गया। 4 3 2। ठीक है, अब आंसर देखते हैं। ये देखो, यहाँ भी आंसर क्या है, 4 है, और यहाँ पास 3 बैठा है और यहाँ पास 2 बैठा है, और संतुलित हो गया। आप आंसर को मत देखिए, कैसे मैं समझा रहा हूँ उसको देखिए, है ना। इस प्रकार से आपको संतुलित करना है। देखो मैंने जो बताया वैसे ही किया है। देखो, दो बाएं तो बाएं तरफ क्या है, 4A एल्युमिनियम लिखना है, और जो ऑक्सीजन है उसको 6 करने के लिए हम लोग क्या किए, उधर 2 लगा दिए, और उधर तो 3 पहले से ही लगा था, क्या हो गया, 6 हो गया। इस प्रकार से हम लोग को संतुलित कर दिए थे इस एलिमेंट को, है ना, इस समीकरण को, इक्वेशंस को, है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, C+O2, और बना रहा है क्या, CO2, है ना। इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग समीकरण को हल करेंगे, तो यहाँ बस कार्बन क्या है, 1 है, यहाँ भी कार्बन 1 है, चलो बढ़िया है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। ये तो पहले से ही संतुलित। देखो ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभार दे देता है कि संतुलित पहले से ही होता है, और वो अपना दिमाग खुजलाते रहता है कि संतुलित अब कैसे करे, किसको करे। तो इस प्रकार से कभी कभार एग्जाम में संतुलित पहले से ही दे देता है, ठीक है। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन है कि Cu कॉपर, है ना, कॉपर है और प्लस में AgNO3। यहाँ पास पहले मैं जगह बना लेता हूँ। यहाँ पास कॉपर है और प्लस है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट इसको बोलते हैं, और ये बना रहा है CuNO3, है ना। अगर ऐसा डब्बा दे देना तो आप कभी भी घबराए नहीं। पहले तो ये बहुत आसानी होता है। ये देखो Ag यहाँ पास लिख दिए, Ag का जगह ही नहीं हो रहा है, यानी कि सिल्वर का जगह ही नहीं हो रहा है यहाँ। सिल्वर कहाँ जाओगे, यहाँ पास Ag लिख दिया, ठीक है। चलो, यहाँ पास कॉपर 1 है, चलो यहाँ भी कॉपर 1 है, Ag यहाँ पास 1 है, Ag यहाँ पास भी चलो 1 है, बढ़िया है। अब NO3 कितना है, NO3 ये है, लेकिन देखो यहाँ पास 3 और 2, ये मल्टीप्लीकेशन होगा। 3 और 2 कितना हो गया, 3 गुना 2 6 हो गया, लेकिन यहाँ पास सिर्फ और सिर्फ क्या है, 3 है, तो यहाँ पास भी 6 करना होगा, जिस कारण यहाँ पास अगर 2 बैठा है तो 6 होगा, लेकिन यहाँ पास Ag भी 6 हो गया, जिस कारण से यहाँ भी Ag को संतुलित करने के लिए 2 बैठाना होगा। अब क्या हो गया, हमारा जो अभिकारक और जो उत्पाद है वो दोनों तरफ का इक्वेशन जो होगा वो संतुलित हो गया। देखिए ज़्यादा कुछ नहीं किया मैं, यहाँ पास देखो मल्टीप्लाई ऐसे अगर दिखेगा ना तो वो मल्टीप्लाई होता है और कुछ नहीं होता है। 3 गुना 2 करना, 6 हो गया, और यहाँ भी अगर यहाँ पास कितना बैठा है कि 6 हो जाएगा, तो यहाँ पास भी 2 बैठा दिए तो 6 हो गया। इस प्रकार से भी आप कॉमन सेंस लगा के भी कर सकते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखेंगे जो कि लास्ट होगा, और ये यूट्यूब वर्क है आप सभी के लिए, है ना। मैं इतना सारा क्वेश्चन नोट में बता दिया, अब आपको 10वां नंबर आपको खुद कमेंट करके बताना है ना। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है कि हाइड्रोजन है और इसमें क्लोरीन जब ऐड हो रहा है तब वो HCl का निर्माण कर रहा है, HCl बना रहा है। तो जब हाइड्रोजन है और उसमें क्लोरीन युक्त हो रहा है और वो बना रहा है HCl, तो इसमें संतुलित कैसे होगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका बस आंसर आपको कमेंट में बता दीजिएगा। जिसका भी आंसर पहले आता है उसको मैं पिन कर दूंगा उस कमेंट को, ठीक है। तो आप सभी से मेरा आग्रह यही रहेगा, अनुरोध यही रहेगा, मैं अनुरोध कर रहा हूँ, काहे आप सब अच्छे से इसको शेयर कीजिएगा, है ना, सभी बच्चों तक पहुँचाइएगा, ठीक है। और सभी से आग्रह यही रहता है, ठीक है। धन्यवाद। आप सब इसी प्रकार से मेहनत करते रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।